नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में चलेंगे। हिंदी व्याकरण में अगर हम बात करें तो एक पेपर हम लोगों ने बना रखा है, बताया था आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बाद अब आपका जो आएगा वो सेकंड पेपर से। तो सेकंड पेपर की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पेपर में अगर बात करें तो सबसे पहले उपसर्ग आता है। ये चीजें केवल समझनी है कि किस तरह से आपको करना है। बाकी हिंदी का पेपर अगर बेहतर तरीके से आप चाहें तो बेहतर तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका चल रहा है मोबाइल। तो जैसे आपका आता है संस्कृत में उपसर्ग, तो उपसर्ग में क्या होता है, लास्ट में जैसे अनु है तो उपसर्ग जरा समझिएगा। उपसर्ग उपसर्ग में जो भी शब्द होता है वो पहले लगाया जाता है। देखिए हमारे यहां दो चीजें होती हैं, जैसे अनुलग्न और पूर्व लग्न। यानी अनुलग्न माने होता है बाद में। समझिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, अलग से बता दे रहा हूं। ये आपको केमिस्ट्री में जानने को मिलेगा। अनुलग्न यानी बाद में, और पूर्व लग्न यानी प्रारंभ में। अब प्रारंभ में तो ये हमारा पूर्व लग्न है। क्या है? उत्सर्ग जो होता है ये पूर्व लग्न होता है। क्या होता है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले लगता है। क्या लगता है? पहले। अब पहले क्या क्या चीजें, जैसे अनु है, आपको दे दिया गया अनु शब्द दे दिया गया, जैसे अन दे दिया गया, अप दे दिया गया। ठीक, मान लीजिए आपको अन दे दिया गया, क्योंकि कोई भी वर्ड हो आप कर लेंगे अन। तो ये आपके लिए जैसे अनावसर, अनावरस, अनुकूल, ठीक, अनंत, और जैसे अनाचार। तो ये इससे जो है आप दो शब्द ही ले लीजिए, अनंत और अनाचार। अब यहां पर क्या देखिए, यानी पहले लग रहा है ना, अन जो शब्द है वो कहां लग रहा है? पहले लग रहा है, तो इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न, यानी पहले लगने वाला। तो उपसर्ग क्या है? पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न, यानी जो पहले लगे। केमिस्ट्री में इसी भाषा को हम पूर्व लग्न और अनलग्न कैसे करते हैं? जैसे कि हम ओइक लगाते हैं, एथेनोइक। ठीक, आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक लगा देते हैं तो एथेनोइक एसिड, या अन्य चीजें हैं मेथेनोइक, तो ओइक बाद में लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में कहा जाते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक, उसके बाद एल्केन आपका लग जाता है, यानी जैसे क्लोरो मेथेन है, क्लोरो एथेन है, या ब्रोमो डाई ब्रोमो है, मोनो है। तो ये चीजें इसी प्रकार से। तो हेलो क्या हो गया? पूर्व लग्न हो गया। और ओई क्या हो रहा है? अनुलग्न हो रहा है। तो यहां पर उपसर्ग में जब चलेंगे तो हमारा पूर्व लग्न ही वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि हम दे दें क्रम, यानी अनु हो गया। अब जैसे दे दें अनु, अगर हम इसी जगह अनु लिख लें, अनु, तो अनु को तो हम लिख सकते हैं अनुक्रम। क्या लिख सकते हैं? अनुक्रम। ठीक, अनुराधा, अनुराधा हो गया। ठीक, जैसे अनुत्तीर्ण हो गया, जैसे कि आपका अनुपालन हो गया, अनुसरण हो गया, अनुयायी हो गया। ये सारी चीजें क्या गई? अनु में आ गया। और जैसे आपका आ है, ठीक है, तो जैसे आ में तो बहुत चीजें लिख सकती हैं, अत्याचार है, अत्यधिक है, या अन्य चीजें हैं। इसी प्रकार से जैसे अधि है, यहां पर हम कुछ चीजों को दे रहे हैं जो शायद आप में आ जाएं। अधि जो है, अधि का मतलब होता है जैसे अधिक, अधिक, अधिकार ले लीजिए। ठीक, और आप ले लीजिए अधिक, ले लीजिए। ठीक, और आप और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे अधिकारी है, इसमें और शब्द ले लीजिए, अधिकारी ले लीजिए, या आप अधिकतम ले सकते हैं। ठीक, अधिपति समझ लीजिए। तो ये चीजें हैं।
जैसे अभी यहां पर आ गया अभी, ये जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट की चीजें बता रहे हैं आपको। अभी यानी अभिलाषा, अभिलाषा, ये आप लोग निकालिए पहले, इसको मैंने कहा ना, अभिलाषा है, अभिराम है, ठीक है, और भी चीजें हैं, अभिशाप है, अभिप्राय है, अभिप्राय लिख लीजिए, अभिशाप लिख लीजिए, अभिप्राय, अभिशाप, तो ये चीजें आपकी जो आ रही हैं ये चीजें। अब इसके बाद तो आप जैसे उप लिखा हो तो उप में क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, उप, तो ये क्या हो जाएगा, उपकार। इसके बाद उपासक, ठीक, उपासना, लिखते चले जाइए, कई चीजें हैं। तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। अब उसके बाद हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, तो जैसे हिंदी के उपसर्ग में सह है, तो जैसे सह है तो सहपाठी। अब हिंदी में ये संस्कृत में था, और हिंदी में जैसे सह है तो सह का क्या हो जाएगा, सहपाठी, सहभागी है, सहकारी है, ठीक है। और जैसे अनु है तो अनुभाव है, अनुभव है, ठीक, अनुकरण है, ये चीजें हो जाएंगी। जैसे अनु ले लिया तो यहां पर ऐसे लेंगे तो अनु, अनु का मतलब अनुभव, अनुकरण, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। अब बात आती है प्रत्यय की। प्रत्यय जो होता है उसमें होता है अनुलग्न। अगर आएंगे आप प्रत्यय में तो अनुलग्न होता है, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं। प्रत्यय मेरे ख्याल से आपके तत्सम, तद्भव, और प्रत्यय मैं बता दे रहा हूं, प्रत्यय इसमें दे नहीं रखा, फिर भी मैं प्रत्यय बता दे रहा हूं कि अगर आ जाए प्रत्यय, ये जो होता है ये क्या होता है, अनुलग्न होता है। क्या होता है, अनुलग्न, यानी बाद में लगता है। तो जैसे आ जाए आपको प्रत्यय में कार आ जाए तो उपकार, अपकार, निराकार, ऐसे चीजें आ जाती हैं। प्रत्यय है नहीं अब कोर्स में मेरे ख्याल से कार, तो यहां पर क्या आ जाएगा, उपकार। देखिए कार कहां लग रहा, बाद में, ठीक, उपकार, अपकार, ठीक, निराकार, ये चीजें क्या है, ये प्रत्यय में आती हैं। प्रत्यय समझ गए होंगे, प्रत्यय मेरे ख्याल से बोर्ड से हटा दिया गया है। अब समास की बात करें, समास, तो समास की बात करेंगे अगर, तो जो समास आएगा वो आपका अलग चलेगा। समास में जैसे द्विगु समास है, आप में द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, और बहुब्रीहि है। तो यहां पर जरा समझिएगा किसको क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें समझिएगा बात को, जहां पर चीजें कैसी आती हैं, यानी आपको संख्याओं की चीजें आती है। जैसे शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब क्या है, 100, शत मीन्स 100, ठीक। आप अब्दों का मतलब वर्ष, यानी 100 वर्षों का जो समूह होता है वो शताब्दी होता है। जैसे 12 मासा, चौमासा,
चौपाई, चौराहा, अठन्नी, अष्ट सिद्धि, ये यानी क्या है? किसके साथ? इसको बंद करो। देखिए, अच्छा ये होता क्या है, विद्या कहां है? देखिए होता क्या है कि अगर इन चीजों को हम सही से देखें तो जैसे समास है तो द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब होता है, आ जाइए रहने दीजिए, द्विगु समास का मतलब क्या हो जाएगा कि जो संख्याओं के समूह जहां पर हो, जैसे संख्याओं के समूह, जैसे यहां पर आ गया शताब्दी, ठीक, उसके बाद आपका आ गया चौमासा, चौमासा, चौराहा, ठीक, ये क्या है? ये आपके द्विगु समास का मतलब सीधी सीधी सी एक बात है कि इसमें आप लोगों के लिए क्या है, जहां पर संख्याओं का एक समूह हो, जैसे शताब्दी यानी 100 वर्षों, 100 वर्ष यानी वर्षों का समूह है। चौराहा यानी 4 राहें जहां पर हैं तो राहों का समूह है। चौमासा यानी 4 महीनों की चीजों की बात हो रही है। अगर चौपाई ले लें तो यहां पर चौपाई या चारपाई ले लें तो चारपाई जो है यहां पर 4 जो है पाए जहां पर हैं तो वहां पर है। जैसे सत सही है, अष्ट सिद्ध है, दोपहर यानी जहां पर दोपहरों का समाहार है। तो जैसे दोपहर है, अगर आपने ले लिया तो दोपहर, हमें क्या करना है, हमको पहचानना है और पहचानेंगे तभी जब समझ जाएंगे। तो ये जैसे शताब्दी, चौमासा, चौराहा, दोपहर, तो भाई शताब्दी का मतलब क्या है, 100 वर्षों का की बात हो रही है। दोपहर का मतलब जहां पर दोपहर का संसार है यानी समाहार है। चौमासा यानी जहां 4 महीनों 4 महीने समाहित है। चौराहा जहां पर 4 राहें एक जगह पर मिलती हुई हैं। तो इस प्रकार से यानी संख्याओं का संख्यावाचक, इसको एक प्रकार से आप लिख सकते हैं संख्या वाचक। अब यहां पर बात आती है कि अलग, अब चना द्वंद्व समास यानी द्वंद्व, एक बार बोल दें द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में अगर हम जाएंगे तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं खरा खोटा, माँ बाप, देश विदेश, ठीक है, माता पिता, रात दिन, जहां पर क्या करते हैं यानी हमारे दोनों को मिलाने वाला यानी 2 शब्दों का मेल होता है, जहां पर समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। यानी कि जैसे अगर बात करें हम तो 2 शब्दों का मेल, जैसे अमीर गरीब, दूध दही, रात दिन, हानि लाभ, यानी 2 चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी विपरीत, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये अपोजिट वर्ड का वर्क रहता है। जैसे विलोम शब्दों का विलोम, 2 विलोम शब्दों का मेल, जैसे ये क्या है, रात दिन, 1 मिनट, दूध दही, माता पिता, अमीर, और अमीर का उल्टा गरीब। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, विलोमार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 2 विलोम शब्दों का काम हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये द्वंद्व समाज हो गया। द्वंद्व यानी युद्ध, और युद्ध कैसे लोगों से होता है, जो विपरीत स्वभाव के होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि जहां विपरीत चीजें हैं, विपरीत चीजें, वहां पर द्वंद्व समाज होगा। जहां पर संख्यात्मक चीजों की बात होगी वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि कर्मधारय क्या है। कर्मधारय जहां पर हम किसी चीज के लिए, यानी एक पद हमारा जो होता है वो विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, यानी बहुब्रीहि में कर्मधारय में क्या होता है, कर्म
धारे, यानी पहला शब्द जो होगा वो विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। और दूसरा क्या होगा? दूसरा विशेष होगा। हम इसीलिए कहते हैं पढ़ाने में, दूसरा क्या होगा? विशेष से होगा। क्या होगा? विशेष से। अब विशेषण क्या है? विशेषण तो आप जानते हैं, खट्टा, मीठा, नीला, यानी जितने कलर हैं विशेषण है। जो आदमी के गुण अवगुण हैं वो विशेषण है। तो विशेषण है। दूसरा क्या है? विशेष। अब जैसे हम किसी चीज को ले लें, प्रधानाध्यापक, आइए इस चीज को ले लें हम, जैसे प्रधानाध्यापक। अब यहां प्रधान अध्यापक, यानी जो प्रधान अध्यापक है, यानी जिसको हम प्रधानाचार्य कहते हैं, ठीक है, यानी प्रधान है जो अध्यापक, या लिख सकते हैं प्रधान है जो अध्यापक। तो अभी आ गया, जैसे आप ले लीजिए नील कमल। अब नील कमल का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर अगर आप लेंगे नील कमल, ये ले लें नील कमल। अब भाई नील क्या है? नील मीन्स हो गया नीला। नील मीन्स क्या हो गया? नीला। नीला क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है कि नहीं है? और कमल क्या है? कमल की विशेषता की वो नीला है। तो विशेष से कौन है? कमल। और नीला क्या है? विशेषण। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? यानी नील, नीला कमल, नीला कमल, यानी जो कमल नीला है उसके लिए। जैसे पीतांबर, पीतांबर। अब पीतांबर की अगर बात करें तो पीतांबर क्या है? पीले कपड़े को ओढ़ने वाला पीतांबर, यानी जिसने पीला कपड़ा ओढ़ रखा है वो पीतांबर हो गया। और अगर हम इसमें ले लें कुबुद्ध, अगर ले लें कुबुद्धि, जैसे ये आ जाए आपको दिक्कत करेगा, कुबुद्धि। कुबुद्धि माने जिसकी बुरी बुद्धि है, ठीक, बुरी है जिसकी बुद्धि, बुरी है जिसकी बुद्धि, तो वो क्या कहलाएगा? कुबुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुबुद्धि। तो कु माने, देखिए कु से कोई कई चीजें होती हैं, लेकिन कुबुद्धि का मतलब गलत बुद्धि, यानी बुरी बुद्धि। तो बुरा क्या है? हमारा विशेषण है। बुद्धि क्या है? विशेष है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे आ जाए महामानव, महाजन। अब महामानव का अगर यहां पर आ जाए महामानव, महामानव, तो महामानव का मतलब क्या हो जाएगा? महान है, महान मनुष्य, यानी मनुष्य क्या है? विशेष है, और महान क्या है? हमारा विशेषण है। लेकिन इसमें जो आने वाले शब्द है जिनको हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या होगा? जैसे पीतांबर शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। पीतांबर है, ठीक, नील गगन है, जो आपको वहां पर मिल सकते हैं, टकरा सकते हैं, वो मैं कहूंगा। महात्मा है, महात्मा, महात्मा का मतलब महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी, महात्मा यानी महान है जिसकी आत्मा, उसको क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कृष्णा सर, कृष्ण सर, कृष्ण माने काला भी होता है, कृष्ण मीन्स काला भी होता है, तो काला सांप। ठीक है, और जैसे आपका महामानव आ गया, या नीलांबर यानी नीला अंबर, ये इतने आपके आने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद आता है आपका बहुब्रीहि। क्या आता है? बहुब्रीहि। तो ये नोट कीजिए आप लोग। ये भी आपको एक प्रकार से बता दें, इसमें समास का जो विग्रह होता है, तो यहां पर जैसे चीजें होती हैं त्रिलोचन, जैसे पीतांबर, इसका विग्रह हुआ पीतंबर, पीला अंबर, वस्त्र। यहां पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, यानी बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। यहां पर क्या होता है? पूर्व पद प्रधान, प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। अब जैसे आपको आ जाए कि चतुर्भुज, चक्रधर। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज
यानी चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाले कौन है? विष्णु हैं। ठीक, जैसे चक्रधर। चक्रधर, तो चक्रधर का मतलब होता है चक्र धारण करने वाला, चक्र धारण करने वाला। तो यहां पर क्या है? यहां पर पूर्व पद क्या है? चक्र हर कोई धारण नहीं करता है, विष्णु जी धारण करते हैं, तो इसलिए चक्रधर हो गया उनका नाम। ठीक है, उसके बाद जैसे वीणा पाणी, तो वीणा तो क्या है? वीणा पाण, यानी वीणा पाण में जिसके, तो वो सीधी सी बात है, सरस्वती जी के लिए बात हुई, तो वीणा से कौन है? सरस्वती जी आती हैं। ठीक है, या चंद्रमुखी है, यानी चंद्रमा जैसा मुख वाली, चंद्रमुखी आ जाए, जैसे क्या आ जाए? चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा जैसा। क्या? चंद्रमा जैसा, या जैसे मुख वाली, मुख वाली। तो ये आपके हो गए समास। ये क्या हो गए? समास। तो समास आप कर लीजिए। उसके आगे हम चलते हैं अन्य चीजों पर, इसको आप पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं परिवाची, आपके पर्यायवाची कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना, और ये आने वाली चीजें हैं। देखिए, इसके बाद आती है बात हमारी तत्सम शब्द, यानी संस्कृत भाषा में अगर शब्दों की बात करें, तो जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक संस्कृत में भी पुस्तक कहा जाता है और हिंदी में भी पुस्तक कहा जाता है। पुष्प को संस्कृत या देखिए, तो मैंने जैसा कहा कि तत्सम शब्द जो होता है, अगर तत्सम शब्द की बात करें हम, तो तत्सम शब्द है क्या? यानी वे शब्द जो संस्कृत में और दूसरी भाषा या कहें हिंदी में, यानी हिंदी और संस्कृत में जो दोनों ही में जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी मूल रूप में ही होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, आयुक्त। तद्भव क्या होता है? यानी जो संस्कृत की प्राकृत भाषा है, यानी एक पुरानी भाषा जिसमें अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी और सोपानों से जब गुजरती है, तो के कारण आज भी हिंदी परिवर्तित रूप में मिल रही है। पर्यायवाची शब्द जानते हैं कि यानी एक शब्द को कई उसमें लिखना जो है पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तत्सम तद्भव मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा जरा। यानी सबसे पहले हम लिखते हैं तद्भव, और यहां तत्सम, और ये तद्भव। तो अगर यहां पर अगर हम आ जाए तत्सम तद्भव में, ठीक है, तो इन चीजों को सही से करते हैं। जैसे अनजान, ये अनजान शब्द जो है हमारा तद्भव है। अनजान शब्द क्या है? तद्भव। लेकिन अगर हम तत्सम में इसको देखें तो अज्ञान, यानी अज्ञान जो शब्द है वो हमारा संस्कृत और हिंदी दोनों में ही सेम होता है, अज्ञानी। यानी ये ऐसा शब्द है तत्सम में, अगर अनजान अगर अभ्रंश है, वो अनजान जो है हिंदी या संस्कृत का अभ्रंश है, लेकिन जो तत्सम है यानी मूल रूप से जो शब्द है वो क्या है? अज्ञान है। और तद्भव क्या है? अभ्रंश है, तो वो अनजान बना जा रहा है। जैसे कि हम लिखते हैं आधा, आधा शब्द हमारा ना हिंदी में है और ना संस्कृत में, लेकिन अर्ध जो शब्द है हमारा, शब्द जो है अर्ध, ये हमारा क्या है? तत्सम है, और यही संस्कृत में मूल रूप से उपस्थित है। जैसे आशीष या आंख, अब इनमें आपको जो बता रहे हैं, जैसे आंख लिख देंगे हम, जो शब्द है आंख। उसके बाद क्या है? अमीय, अमीय,
उसके बाद आता है आपका कपूत। कपूत शब्द है। उसके बाद आपका है कृपा। कृपा। उसके बाद कुम्हार बोलते हैं, और बहुत से लोग कोहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहार बोलते हैं। ठीक, इसमें से मैं ज्यादा चीजों को नहीं लिखूंगा, जिसमें आपका आ जाए, बस वहां पर बोर्ड में आपका इसमें से आ जाएगा। और उसके बाद जैसे है घी। इसके बाद एक और ले लेते हैं, घी के बाद एक शब्द और ले लेते हैं, नेह। नेह। परमारथ। अब इतने शब्द आपके बहुत हो गए। कौन है ये? मारेंगे नाम को, वहीं मर जाओगे। आंख का अख ही होता है, अक्ष, यानी ये होता है अक्ष। अमी यानी अमृत। कपूत का कुपुत्र, ये शुद्ध शब्द है, ये अपभ्रंश है। ये शब्द क्या है? शुद्ध है, यानी तत्सम जो शुद्ध संस्कृत या हिंदी के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव यानी अपभ्रंश जो होता है वो तद्भव होता है। यानी जैसे कि कृपा, ये शब्द हमने देखा है, लोग कृपा शब्द जो है, आप चले जाइए हरियाणा पंजाब साइड में जाइए तो वहां लोग कृपा बोलते हैं, कृपा नहीं बोलते हैं। और कृपा क्या है? कृपा। हम लोग जो शब्द बोलते हैं कृपा है। ये कुम्हार यानी कुंभकार होता है, यानी कुंभकार को कुम्हार, ये कुंभकार जो शब्द है वो हमारा बिल्कुल सही है। खेत को क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, क्षेत्र। घी जो होता है धृत होता है। क्या होता है? धृत। नेह स्नेह है, लोग कहते हैं नेहा लागे रे, गाना सुना होगा आपने, नेहा लागे रे, यानी नेहा, अब वो प्रेम से भी हो सकता है और स्नेह भी हमारा प्रेम होता है। परमारथ, परमारथ की बजाय परमार्थ होता है। क्या होता है? परमार्थ होता है। तो ये हमारा है परमार्थ। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव, आप लोग समझ गए होंगे। तत्सम जो है मूल रूप से वो शब्द है जो संस्कृत और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव क्या है? यानी जो अपभ्रंश है, यानी हम अपनी बोलचाल की भाषा में लेते हैं, वो हमारा जो है तद्भव। जैसे कहते हैं अनजान है हम, तो अनजान का मतलब क्या है? अज्ञान, यानी हम आपसे अज्ञानी, आपको नहीं जानते हैं, उसको अनजान शब्द क्या है? हमारा अपभ्रंश है उसका, लेकिन अज्ञान हमारा सही है। अब जैसे हम कोई चीज ले लें, आ जाती है पोथी, पोथी शब्द आ जाता है। अब पोथी शब्द जो है अपभ्रंश है, लेकिन पुस्तिका हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। तो कहते नहीं पोथी लिख लिख जग मुआ, जो लिखा गया। तो पोथी जो शब्द है वो अपभ्रंश है, वो सिद्ध हिंदी या संस्कृत नहीं। लेकिन पुस्तिका, अब पुस्तिका क्यों आया, पुस्तक क्यों नहीं आया? पोथी लिख लिख, जरा समझिएगा, लिखा जाता है जिसमें वो पोथी कहलाती है, पुस्तक वो है जो पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उसको आप सही से देखें। अब आता है तो तद्भव तत्सम में बहुत से हैं, जैसे बुढ़ा है, बुढ़ा शब्द जो है तद्भव है, क्योंकि ये बोलचाल की लैंग्वेज, आप सीधे सीधे समझे, जो बोलचाल की लैंग्वेज में हम भाषाएं बनी हुई हैं वो क्या है? हमारी तद्भव है, और जो शुद्ध भाषा है वो तत्सम है। जैसे बुढ़ा है, बुढ़िया है, बोल दिया, तो बुढ़ा क्या है? वृद्ध है, और वृद्धा बुढ़िया के लिए शब्द होगा। जो शुद्ध शब्द है वो वृद्ध और वृद्धा है। ठीक है, अब हम कई चीजें ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बरस, कहे कहे बरस बीत गए भैया तुम नहीं आए, तो बरस यहां वर्ष होता है, वर्ष, वर्ष होता है। जैसे कि आपका है भैंस, भैंस शब्द जो हमारा है ये शब्द ऐसे है, और महिषी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? महिषी। ठीक है, जैसे भौरा है, भौरा शब्द जो है हम कहते हैं, भौरा शब्द भी बड़ा गानों में आया है, लेकिन भौरा शब्द जो होता है भ्रमर होता है, भ्रमर। भौरे को हम लोग जो शुद्ध भाषा है, भौरा हमारा अपभ्रंश है,
और जो भ्रमर है हमारा वो क्या है, तत्सम यानी शुद्ध शब्द। अब जरा आपको बता दें पर्यायवाची शब्द में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए आपका। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, यानी एक शब्द जिसके कई रूप हों। जैसे धरती है तो धरती को हम क्या कहते हैं, धरा, पृथ्वी, वसुधा। ये सारी चीजें जो हैं हमारी पृथ्वी के लिए हैं। जैसे हम सूर्य को लेते हैं तो सूर्य के लिए जैसे हम दिवाकर ले लेते हैं, बहुत लोग सूरज बोलते हैं। अब सूरज शब्द और सूर्य शब्द जरा समझिएगा। सूरज क्या है, हमारा तद्भव है क्योंकि अभ्रंश है ना ये, और सूर्य क्या है, पश्चिम है क्योंकि ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, सूर्य है। तद्भव क्या है, जो अभ्रंश है, यानी हम लोग लैंग्वेज में कहें सूरज चढ़ी आवा बे तक तुम ना आए, अरे सूरज नहीं, तो सूरज हमारा बोलचाल की लैंग्वेज हो गई, तद्भव हो गया, और सूर्य क्या हो गया, हमारा तत्सम हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही शब्द है। अब यहां पर जो हम आपको बता रहे हैं वो देख लीजिए। जैसे आपका आ जाएगा अग्नि, नंबर 1, ऐसे नंबर 1 क्या लिखे आपको, ऐसे लिखते जा रहे हैं, अग्नि, अग्नि कर लिया आपने। उसके बाद अश्व है, अग्नि के बाद अश्व है। अश्व के बाद आपका आप ले लीजिए आंख है, इंद्र, कमल, आंख, इंद्र, कमल। इसके बाद हम आ जाएंगे जल है, जल, गंगा, गौ, जल, गंगा, गौ, गौ मीन्स गाय, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा, आप आ जाए तो नदी, नदी, नदी के बाद हम आएंगे तो आपका आ जाएगा निशा, पृथ्वी, बादल। निशा, निशा जिसको बोलते हैं रात्रि, निशा, रजनी, रात्रि, पृथ्वी, और एक और ले लेते हैं, बादल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बिजली के बजाय बादल, मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। तो ये इतने आप तैयार कर लीजिए, इतने में आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इसमें पर्यायवाची आपको शायद दिए होते हैं, अब कितने करने होते हैं ये मुझे नहीं मालूम। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक बार पेपर को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। संस्कृत व्याकरण में है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। युष्मद के शब्दरूप तैयार कर लीजिए। युष्मद के, अच्छा, पत्र लेखन में आप जब लिखते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए एक प्रधानाचार्य के ऊपर ही पत्र लिखना है, तो प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखेंगे तो जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अब जो भी स्कूल का नाम हो, जहां का एड्रेस हो, फिर उसके बाद विषय अगर मान लीजिए शुल्क, पूर्ण शुल्क माफी हो या शुल्क मुक्ति हो हेतु प्रार्थना पत्र। अब वहां पर महोदय सविनय निवेदन है, आप बिल्कुल आराम से लिखिए, जरूरी नहीं कि इसकी लैंग्वेज लिखिए। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का छात्र हूं। क्या है, सबसे पहले अगर आप लिखते हैं, कैसे लिखेंगे पत्र लेखन, मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूं, आप केवल सुनिएगा, क्योंकि सुनने से कहते हैं जल्दी चीजें तैयार हो जाती हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्या है, अगर आपको शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, सेवा में श्रीयुत या श्रीमान, श्रीयुत या श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद लिखेंगे आप विद्यालय का नाम क्या है। विद्यालय का नाम मान लीजिए किसी भी विद्यालय का नाम है, राजकीय इंटर कॉलेज है, आपने लिख दिया। मान लीजिए लखनऊ में मैं राजकीय इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूं, और वह जो है आपका जो भी एड्रेस है आपका वहां पर लखनऊ है, तो लखनऊ, यानी अगर मान लीजिए मैं जो है कहीं रहता हूं, आलमबाग रहता हूं, तो आलमबाग
में स्कूल है तो आलमबाग लखनऊ लिख दिया, अमीनाबाद है तो अमीनाबाद लखनऊ लिख दिया, और अगर मान लीजिए सूर्यनगर तो सूर्यनगर लखनऊ लिख दिया। अब इसके बाद बात आती है, हम आगे बढ़ेंगे तो फिर विषय लिखेंगे। विषय क्या है, देखिए सबसे पहले हमको कैसे लिख लेना है, जैसे किसी चीज को है तो हमने क्या किया, सेवा में। मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने छोटे भी नहीं हैं आप लोग। श्रीमान प्रधानाचार्य, अब जी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, महोदय लगाना चाहें तो महोदय लगा सकते हैं। अब जो भी विद्यालय का नाम है, मान लीजिए जय नारायण, श्री जय नारायण इंटर कॉलेज, या जय नारायण इंटर कॉलेज है, अगर जय नारायण इंटर कॉलेज, कॉलेज इसका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत पुराना कॉलेज है, चारबाग लखनऊ, ये केकेसी का नाम है, जिसको कानकुब्ज कॉलेज भी कहते हैं। ये हो गया ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। अब विषय हिंदी आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, जरा आप लोग लिखते तो बहुत अच्छा है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। अब यहां पर ये हो गया। अब इसको जब लिखना है तो यहां से हम लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, सविनय निवेदन। जब ये लिखेंगे, इतना आपने देख लिया होगा। अब यहां पर किसी को भी लिखेंगे तो तरीका आपको मिल गया। ये प्रारूप है पत्र का। और जब लिख लेंगे तो यहां लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका XYZ यानी का खा गा, यहां लास्ट में जब करेंगे यहां लिख देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा पत्र तो यहां लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, शिष्य या शिष्या, दो चीजें रहेंगी, शिष्य लिखा जाएगा या शिष्या लिखा जाएगा। ठीक। और यहां पर आपने क्या लिख लिया, का खा का, क्योंकि आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है। यहां पर डेट हो गई, दिनांक। अब दिनांक मान लीजिए आज कितनी है, 19 है, तो 19/2/2024। ठीक। कक्षा 10 आबासा जो डालना चाहते हो, ए जैसे सेक्शन होता है तो आपने आ डाल दिया। ये हो गया। अब समझ आ गया। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मैं जो आगे के जो मैटर बता रहा हूं, विद्यार्थी हूं, और मैं एक गरीब परिवार से या निर्धन परिवार से संबंधित हूं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थितियां बहुत ही बुरी अवस्था में है। इस वजह से मैं अपने शुल्क को देने में या शुल्क पूर्ति करने में असमर्थ हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शुल्क को पूर्ण रूप से मुक्त करने की का कष्ट करें, महान कृपा होगी। बस ऐसे आप लिख देंगे तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आता है निबंध का। क्या आता है, निबंध का। ये औपचारिक पत्र है, छात्रवृत्ति के लिए है, या अब डेंगू मलेरिया वगैरह है जैसे, उनके लिए है। ठीक है। अब जैसे आपको मित्र है, शादी फलाना धमाका, इसके लिए भी वैसे आप विषय लिखेंगे जरूर। ठीक है।
औपचारिक पत्र ही आएगा आपके, अनौपचारिक। अब आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन में मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या है निबंध लेखन में। स्वदेश प्रेम हो सकता है, स्वदेश प्रेम के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है प्रदूषण। प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रदूषण हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल फोन के लाभ तथा हानि, और फिर उसके बाद है छात्र और अनुशासन। यानी आप ये तैयार कर लीजिए। निबंध की अगर बात करें, किसकी बात करें? निबंध की। तो निबंध में आप तैयार करेंगे पहला नंबर प्रदूषण, नंबर 2 छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन। नंबर 3 जो आपका है वो, अगर मैं इसलिए बता रहा हूं कि याद करना है, लेकिन आपको याद करने के बजाय आपको सही से ही चीजें करनी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं परोपकार, यानी जीवन में परोपकार का महत्व। जीवन में परोपकार का महत्व, और या परहसी सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो एक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप या जनसंख्या वृद्धि समस्या। तो ये आपका हुआ जाकर के विज्ञान। इससे पहले मैंने आपको चीजें बताई थी, मैं फिर से एक बार आपको कर देता हूं कि मित्रता पाठ, भारतीय संस्कृति और ममता, इसमें से आपको अगर व्याख्या, अर्थ या प्रश्न उत्तर छांटने के लिए आएंगे। सूरदास आने, सूर, तुलसी, और उसके बाद आपका रसखान से आपको अर्थ लिखने को आएगा। इसके बाद आप आते हैं संस्कृत में, तो वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और केन किम वर्तते, वाराणसी से प्रश्न उत्तर। और अगर अनुवाद की बात करें तो वाराणसी, और वाराणसी के बाद आपका भारतीय संस्कृति, तो वो इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें से आप करें और बढ़िया से करें। यानी चीजें आपकी अगर एक एक पॉइंट आप चलेंगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी। और मैंने जो पहले, इससे पहले वीडियो में बताया था कि कौन सी चीजें हैं, जैसे आपका रानी केतकी की कहानी है, ठीक है, आपका सुख सागर है, प्रेम सागर है, दो राजा लेखक हैं, भारतीय हरिश्चंद्र में कौन कौन था है, दो अगर उपन्यासकार की बात करें तो जैसे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं, यहाँ तक कि शुक्ल युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारतीय युग में भी ये लोग थे, प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोग थे, श्रीनिवास दास जैसे लोग भारतीय युग में थे। उसके बाद द्विवेदी युग, देखिए भारतीय युग भारतीय हरिश्चंद्र के नाम से, तो सीधी सी बात उसके अग्रणी लेखक भारतीय हरिश्चंद्र थे। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल जी युग जी के नाम से है, तो उसके मेन लेखक उसमें रामचंद्र शुक्ल थे। और आपको बता दें बहुत महान आलोचक हुए हैं रामचंद्र शुक्ल। अब उसके बाद द्विवेदी युग की बात करेंगे तो द्विवेदी युग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। तो ये चीजें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, और आपको ये भी बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। तो ये चीजें हैं, जैसे दो राजा लेखक हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक नाटक आता था, या आप समझ लीजिए आज के टाइम में एक वेब सीरीज के नाम से बोल देंगे, चंद्रकांता संतति। तो बहुत लोगों से पूछिए कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, तो उसके जो डायरेक्टर नीरजा गुलेरिया, उसका नाम ले लेंगे, कहेंगे नीरजा गुलेरिया, तो नीरजा गुलेरिया नहीं है, ठीक है। आपको बताते हैं, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री है, और उसके बाद जैसे गोरा बादल है, या शुरुआत में गोरा बादल वगैरह तो आप में नहीं आएगा, जैसे ठलुआ क्लब है, ये आ सकता है, गेहूं बनाम गुलाब आ सकता है, ठीक है, यानी अशोक के फूल, ये चीजें ऐसी हैं जो उसके बाद चिंतामणि किसका है, ठीक है, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजात शत्रु, ठीक, कामायनी, ये चीजें आप ये मान चलिए कि आनी आनी विधाओं के बारे में बताया था, और आज ये आपका क्लोज हुआ। तो मैं इतना जानता हूं कि 70 मैंने जितना बताया, अगर आप दोनों पे जो है वीडियो देख करके आप काम करेंगे तो आप 60 मार्क्स को आप वहीं पर पाएंगे। अगर नहीं मिलता है तब आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं मिला। लेकिन मैं एक सेट की बात मैं नहीं करता, मैं हमेशा बात करता हूं कि जितने भी सेट तैयार होते हैं मेरा उसका मिला जुला वो रहेगा, और आएगा जरूर। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, और पूरी तरह से आप फोकस करें पढ़ाई पर, और जो आपके लिए जरूरी है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर आप उनमें बहुत अच्छे से मेहनत कर लें तो एक अच्छी मार्किंग आप बना सकते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में 2-3 चीजें हैं जो मैं हटाना चाहता हूं, कि वो कहते हैं कि उनका नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो मैं आपको बता दूं, अगर सटीक और सही शब्दों का चयन आप करते हैं, सटीक लिखते हैं, और अपनी जो भाषा है, लिखावट है, वो अगर बेहतर रखते हैं तो आपका नंबर मार्किंग अच्छी रहेगी। और संस्कृत में वैसे संस्कृत और व्याकरण में पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।